नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम लोग 1857 के रिवोल्ट की बात कर रहे थे और हमने उसके दौरान आपके सामने में ये स्पष्ट कर दिया था कि 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारण क्या थे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विद्रोह के लिए कारण चाहे जो भी जिम्मेदार रहे हों, इसका स्वरूप कैसा था। स्वरूप कैसा था। जब आप किसी भी विद्रोह का स्वरूप पढ़ते हैं या क्रांति का या आंदोलन का स्वरूप पढ़ते हैं, तो आप बेसिकली क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं कि विद्रोह कहाँ हुआ, विद्रोह किन लोगों ने किया, विद्रोह करने वाले लोगों का उद्देश्य क्या था, उनका कार्यक्रम कैसा था, उनकी कार्यप्रणाली कैसी थी। इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं स्वरूप में। कभी कभी हम ढीले ढाले शब्दों में विद्रोह के स्वरूप के तहत विद्रोह की विशेषताओं का भी अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विशेषता ही को स्वरूप नहीं कहते हैं। स्वरूप में गुण दोष दोनों आ जाते हैं। तो विद्रोह के स्वरूप का अध्ययन करने का मतलब उसके गुण दोष का अध्ययन करना। और गुण दोष का अध्ययन जब करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि कोई विद्रोह हुआ तो कितने बड़े क्षेत्र में हुआ। कोई कह सकता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ, आलोचन वाले लोग कह देंगे कि नहीं, उतने बड़े क्षेत्र में तो हुआ ही नहीं। कोई कह सकता है कि इसमें व्यापक जन भागीदारी हुई, आलोचना करने वाले कह सकते कि नहीं, बहुत लोग तो भागीदारी नहीं किए। कोई कह सकता है कि इस विद्रोह के अंदर एक सुनियोजित कार्यक्रम था, आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि अरे इसकी सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि इसके पास में कोई योजना ही नहीं था, कोई सुनिश्चित कार्यक्रम ही नहीं था। कोई ये कह सकता है कि इसके पास में एक कुशल नेतृत्व था, आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि अरे इसका तो नेतृत्व एकदम ही ढीला ढाला था। तो हम ये देखें कि गुण और दोष दोनों को देख लोगे तो स्वरूप समझ में आ जाएगा। और स्वरूप के समझ के लिए ज़रूरी है कि ये देखो कि विद्रोह का क्षेत्रीय स्वरूप कैसा था, विद्रोह के अंदर जनभागीदारी कैसी थी, विद्रोह का नेतृत्व कैसा था, उसका कार्यक्रम, उसकी कार्यप्रणाली कैसी थी और उसका उद्देश्य क्या था। इतने बिंदुओं के आधार पर आप स्वरूप का निर्धारण कर सकते हो। तो विद्रोह के स्वरूप में सबसे पहले इसका क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार लिखो। संतावन के विद्रोह, संतावन के विद्रोह के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में दो बातें उल्लेखनीय है। दो बातें उल्लेखनीय है। नंबर एक, विद्रोही इसे अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाहते थे। विद्रोही इसे अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तीनों रेजिमेंट्स और सभी राजाओं सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। तीनों रेजिमेंट्स और सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। इसके साथ ही
इसीलिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा बनाया, लेकिन नंबर 2, विद्रोह की व्याप्ति माने वो क्षेत्र जहां विद्रोह हुआ, विद्रोह की व्याप्ति दिल्ली से दानापुर के बीच दानापुर पटना के पास है। विद्रोह की व्याप्ति दिल्ली से दानापुर के बीच ज्यादा प्रबल थी। विद्रोह की व्याप्ति दिल्ली से दानापुर के बीच में ज्यादा प्रबल थी, जबकि अन्य क्षेत्रों में या तो नहीं या छिटपुट थी, या तो नहीं या छिटपुट थी। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। क्षेत्रीय सीमा के आधार पर कुछ इतिहासकार क्षेत्रीय सीमा के आधार पर कुछ इतिहासकार इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते, लेकिन ऐसा सोचना युक्ति संगत नहीं है, ऐसा सोचना युक्ति संगत नहीं है। ऐसा सोचना युक्ति संगत नहीं है माने तर्क संगत नहीं है। ऐसा सोचना युक्ति संगत नहीं है यानी कि तर्क संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना युक्ति संगत नहीं है माने तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विद्रोह करने वालों का उद्देश्य राष्ट्रीय था। विद्रोह करने वाले का उद्देश्य राष्ट्रीय था, विद्रोह करने वालों का उद्देश्य राष्ट्रीय था। ठीक है, तो क्षेत्रीय विस्तार का मामला तो आपका स्पष्ट हो गया। उसके बाद दूसरा है
दूसरा क्या है भाई? तो यह कि दूसरा मतलब क्षेत्रीय विस्तार के बाद फिर दूसरे पॉइंट, जन भागीदारी, जन भागीदारी। इसकी शुरुआत सैनिकों ने किया था, शुरुआत सैनिकों ने किया था। इसके बाद इसमें कई राजा जुड़ गए, इसके बाद इसमें कई राजा जुड़ गए, लेकिन इसकी शक्ति का आधार मूल रूप से यह था कि शक्ति का आधार मूल रूप से यह था कि कृषक, शिल्पकार, सहित आम लोग इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए, आम लोग इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए, आम लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्रोह के दौरान कृषकों एवं सैनिकों के मध्य गहरा तालमेल हुआ, गहरा तालमेल हुआ, क्योंकि सैनिक भी किसान ही पृष्ठभूमि से आए थे, क्योंकि सैनिक भी किसान पृष्ठभूमि से ही आए थे, क्योंकि सैनिक भी किसान पृष्ठभूमि से ही आए थे। आप एक मिनट रुक जाइए, मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूं कि आवाज़ बढ़ा दे, क्योंकि कई लोगों को यह दिक्कत हो रही है। यदि बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप लोग अपनी ओर से कंफर्म करिए कि हाँ आवाज़ में दिक्कत है, आवाज़ धीमी है, और यदि सहज है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब यदि किसी किसी विशेष बच्चे के साथ में समस्या आ रही है तो इसका मतलब है कि ये उनके अपने सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। आप लोग कृपया कंफर्म करिए, ऑल क्लियर, सही है। तो बच्चों, जिन लोगों ने कहा है कि आवाज़ बढ़ा दीजिए, उन लोगों को अपने सेट के साथ में समाधान खोजना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि मुझे आगे बढ़ने दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो हमने कहा कि कृषकों एवं सैनिकों के मध्य गहरा तालमेल, फिर कृषकों एवं सैनिकों के मध्य गहरा तालमेल, हाँ, फिर लिखिए, विद्रोह के दौरान सभी धर्मों, विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी
के बीच भी अच्छे स्तर का तालमेल था, अच्छे स्तर का तालमेल था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी अच्छे स्तर का तालमेल था। यानी कि धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति आदि की सीमाओं से परे जाकर लोगों ने विद्रोह में भागीदारी किया। धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति आदि की सीमाओं से परे जाकर लोगों ने विद्रोह किया। धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति आदि की सीमाओं से परे जाकर लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यवर्गीय लोग शामिल नहीं हुए। मध्यवर्गीय लोग शामिल नहीं हुए। लेकिन बावजूद इसके इसे हम राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हैं। क्योंकि लोग अपनी छोटी छोटी सीमाओं से परे एक बड़ी पहचान के तले इकट्ठा हो रहे थे। लोग अपनी छोटी छोटी सीमाओं से परे एक बड़ी पहचान के तले इकट्ठा हो रहे थे। लोग अपनी छोटी छोटी सीमाओं से परे बड़ी पहचान के तले इकट्ठा हो रहे थे। यहां पर सुन लो, बात थोड़ी गहरी है। बात यह है कि जब हम कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को हम राष्ट्रीय कहें या कि हम किसी क्षेत्र विशेष में कुछ लोगों का होने वाला विस्फोट कहें, तो कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हम इसे राष्ट्रीय नहीं कह सकते। उसके अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद को जन्म देने वाला और उसको आगे बढ़ाने वाला, उसका नेतृत्व करने वाला जो मूल वर्ग रहा है, वह रहा है एजुकेटेड मिडिल क्लास। वही मिडिल क्लास यूरोप में भी नेशन के विचार को आगे बढ़ाया। वही मिडिल क्लास इंडिया में भी 1885 के दौर से विकसित होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। और 57 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें ये वाला मिडिल क्लास, जिसमें कि पश्चिम की प्रबोधन की समझ थी, जो कि लोकतंत्र को, आधुनिकता के अन्य बातों को जानता था और उसके आधार पर अपने समाज को नए तरीके से गढ़ना चाहता था।
अपनी संस्कृति को नए तरीके से गढ़ना चाहता था, अपनी राजनीति को नए तरीके से गढ़ना चाहता था। वो समाज जिसके प्रतिनिधि के रूप में आप राजा राम मोहन राय को या ईश्वरचंद विद्यासागर को रख सकते हैं, या फिर आप हेनरी विवियन डेरेजियो को या देवेंद्रनाथ टैगोर को, केशव चंद्र सेन आदि को रख सकते हैं, वो वाला समाज इस विद्रोह में शामिल नहीं था। और इसी आधार पर कह दिया गया कि जब वही नहीं शामिल है तो हम इसे राष्ट्रीय कैसे कह सकते हैं। किंतु जब इस विषय पे और गहराई में चिंतन किया जाता है तो यह बात समझ में आती है कि क्या हम राष्ट्र के निर्माण को पश्चिम के विचारों से परिचित पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोगों मात्र की उपज कह दे? क्या उनका किसी भी संघर्ष में शामिल होना जरूरी है तभी वह राष्ट्रीय होगा? मेरा उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र एक बड़े परिवार की तरह होता है। जब आप अपनी जाति की सीमा से उठकर मेल मिलाप करने लगते हैं तो एक बड़ी पहचान की छतरी के नीचे आ जाते हैं। जब आप धर्म की सीमा से परे जाकर मेल मिलाप की बात करने लगते हैं, जब क्षेत्र की सीमा से परे जाकर, वर्ग की सीमा से परे जाकर मेल मिलाप की बात करने लगते हैं और एक छतरी के नीचे आ जाते हैं, इसी से राष्ट्र की भावना उपजती है। राष्ट्र एक बृहद समुदाय है। हम उसी समुदाय का हिस्सा बनकर जब सोचने लगते हैं तो हम राष्ट्रवादी हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अभी उस छतरी के नीचे अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग नहीं आया था, ये उस समुदाय की कमजोरी थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग शामिल नहीं हुआ था तो इसलिए हम इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह ही नहीं कहेंगे। अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोगों का विद्रोह में शामिल होने को राष्ट्रवादी विद्रोह कहलाने की आवश्यक शर्त मानना एक अतार्किक बात है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व विद्रोह का नेतृत्व प्रथम दृष्टया बहादुर शाह जफर के पास था। विद्रोह का नेतृत्व प्रथम दृष्टया बहादुर शाह जफर के पास था। बहादुर शाह जफर के पास था। विद्रोह का नेतृत्व प्रथम दृष्टया बहादुर शाह जफर के पास था। लेकिन वास्तविक नेतृत्व 10 सदस्यीय बोर्ड के पास था। दस सदस्यीय बोर्ड के पास था जिसका नेता बख्त खान थे, जिसका नेता बख्त खान थे। लेकिन नेतृत्व की दुर्बलता यह थी कि बहादुर शाह जफर में इतने बड़े विद्रोह के नेतृत्व की योग्यता नहीं थी। बहादुर शाह जफर में इतने बड़े विद्रोह
के नेतृत्व की योग्यता नहीं थी। बहादुर शाह जफर में इतने बड़े विद्रोह के नेतृत्व की योग्यता नहीं थी। एवं बहादुर शाह जफर में इतने बड़े विद्रोह के नेतृत्व की योग्यता नहीं थी। एवं बख्त खान तो अपनी पृष्ठभूमि में एक सूबेदार मात्र रहे थे। बख्त खान तो अपनी पृष्ठभूमि में एक सूबेदार मात्र रहे थे। और ऊपर से लोगों के लिए अपरिचित भी थे। ऊपर से लोगों के लिए अपरिचित भी थे। ऐसे में उनका नेतृत्व न तो कोई कार्यक्रम, न तो सभी क्षेत्रों के लिए कोई कार्यक्रम बना सका, न तो सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक कार्यक्रम बना सका, सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक कार्यक्रम बना सका, न तो उनका नेतृत्व सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक कार्यक्रम बना सका, सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक कार्यक्रम बना सका, और न ही और न ही और न ही विद्रोह के सभी क्षेत्र विद्रोह के सभी क्षेत्र विद्रोह के सभी क्षेत्रों के नेता एक समान योजना और रणनीति के तहत काम कर रहे थे। एक समान योजना और रणनीति के तहत काम कर रहे थे। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यह विद्रोह मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि यह विद्रोह अकुशल और कमजोर नेतृत्व के हाथों में था। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यह विद्रोह अकुशल और कमजोर नेतृत्व के हाथों में था। और ऊपर से समस्या यह थी कि एक तो इसकी शुरुआत
अनियोजित रही, इसकी शुरुआत अनियोजित, अनियोजित का मतलब होता है कि जिसमें योजना नहीं हो। एक तो इसकी शुरुआत अनियोजित रही, और फिर एक तो इसकी शुरुआत अनियोजित रही, और फिर एक तो इसकी शुरुआत अनियोजित रही, माने बिना किसी योजना के ही परिस्थितियों के दबाव में विस्फोट के रास्ते से विद्रोह की शुरुआत हो गई। ऐसा नहीं है कि इस तरह का विद्रोह करना है, इसकी योजना बहुत पहले बनी थी और योजना के मुताबिक लोगों ने काम किया था और योजना के अनुसार ही योजना के अंदर तय किए गए नेतृत्व के कमान में रहते हुए विद्रोह की शुरुआत हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो यह विद्रोह, एक तो इसकी शुरुआत अनियोजित तरीके से हुई थी, और फिर विद्रोह के दौरान भी इसमें कोई समरूप योजना नहीं बन सकी, कोई समरूप योजना नहीं बन सकी। इसलिए विद्रोह की ऊर्जा यथोचित परिणाम नहीं ला सकी। विद्रोह की ऊर्जा यथोचित परिणाम नहीं ला सकी, विद्रोह की ऊर्जा यथोचित परिणाम नहीं ला सकी, इसलिए विद्रोह की ऊर्जा यथोचित परिणाम नहीं ला सकी। तो कुल मिलाकर आपको यहां देखो तो कार्यक्रम और कार्यप्रणाली को लेकर भी बात हमारी क्लियर हो गई, कार्यक्रम और कार्यप्रणाली को लेकर भी हमारी बात क्लियर हो गई। तो कार्यक्रम, कार्यप्रणाली, नेतृत्व, जब ये मामला कंप्लीट हो जाता है तब आगे लिखिए। उपरोक्त कई सीमाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि 57 का विद्रोह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम इसलिए क्योंकि इसके पूर्व में जो विद्रोह हुए थे इसके पूर्व में जो विद्रोह हुए थे उसमें न तो पूरे भारत को आजाद करने, न तो पूरे भारत को आजाद करने का उद्देश्य था, और न ही राजनीति में
सामान्य लोगों की, नहीं राजनीति में सामान्य लोगों की ऐसी भागीदारी थी जो धर्म, वर्ग, जाति, क्षेत्र आदि की सीमाओं से परे, एक बड़ी पहचान के तले और बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा हुए हों। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। मैं लास्ट वाले पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आप ये समझो कि 57 के विद्रोह को लेकर जब शुरुआती दौर के इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह है, यानी कि ये एक ऐसा विद्रोह है जो सैनिकों की असंतुष्टि से उपजा था, जिसमें सैनिकों ने ही नेतृत्व किया था। सैनिक ही इसके अंतिम रूप से मूल कर्ता धर्ता थे, बाकी लोग छिटपुट इसमें शामिल थे जो सैनिकों के विद्रोह का लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन हमने क्या कहा कि विद्रोह की शुरुआत सैनिकों ने किया था, ये सही है, लेकिन सैनिकों के बाद तो इसमें रजवाड़े शामिल हो गए। और फिर हमने क्या कहा कि सबसे बड़ी शक्ति तो आम जनता की भागीदारी है, किसान है, शिल्पकार है, पुरोहित है, मौलवी है। और फिर क्या कहा कि सैनिकों के अंतर्गत भी यह देखना होगा कि उनका और किसानों का तालमेल जबरदस्त था, क्योंकि सैनिक तो किसान पृष्ठभूमि से ही गए थे। अतः इसे हम किसी एक वर्ग का विद्रोह नहीं कह सकते। फिर कुछ इतिहासकार ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा कि अरे ये तो अभिजात वर्ग के लोगों का विद्रोह था। अभिजात वर्ग के लोगों का विद्रोह माने जो राजा रजवाड़े थे उनका विद्रोह था। उनके विद्रोह के रूप में इसको चित्रित किया गया और कहा गया कि उन्होंने अपनी खो चुकी सत्ता की फिर से प्राप्ति के लिए एक तरीके का अंतिम उपाय किया था। ये बात भी तार्किक नहीं है, क्योंकि विद्रोह की शुरुआत रजवाड़ों ने तो किया नहीं था, सैनिकों ने किया था। और ये सैनिक उन राजाओं के सैनिक तो थे नहीं, राजा तो बाद में शामिल हुए, शुरुआत तो सैनिकों ने किया था। दूसरी बात कि विद्रोह के दौरान तो बड़ी संख्या में आम लोगों की भागीदारी हो गई, जो कि राजा के निर्देश के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। और तीसरी बात यह कि उस समय हिंदुस्तान में राजाओं की संख्या कितनी थी? तो हिंदुस्तान में राजाओं की संख्या तो 600 के आसपास थी, और शामिल तो 6 राजा भी नहीं हुए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह अभिजात वर्ग के लोगों का विद्रोह था? अतः इसे हम अभिजात वर्गीय विद्रोह नहीं कह सकते। बेसिकली यह एक ऐसा विद्रोह था जिसे किसी एक वर्ग का विद्रोह कहना अनुचित होगा। तब अगला मुद्दा है कि इसे हम
राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हैं क्या? मेरा कहना है कि हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसा राष्ट्रीय विद्रोह जो कि अखिल भारतीय स्तर तक नहीं फैला, एक ऐसा राष्ट्रीय विद्रोह जिसमें कि विद्रोह जिस इलाके में फैला उस इलाके का भी इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग भागीदारी नहीं किए। यानी कि ये दो सीमाएं हैं इस विद्रोह की। एक ऐसा राष्ट्रीय विद्रोह जो कि सुनियोजित नहीं था, जिसका नेतृत्व अकुशल और अलोकप्रिय था। यह भी एक सीमा है इस विद्रोह की, और इस वजह से यह विद्रोह कामयाब नहीं हो पाया। अब कामयाब नहीं हुआ तो भी जब हम इसका चरित्र चित्रण करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी भी विद्रोह का चरित्र चित्रण यानी कि स्वरूप निर्धारण उसके उद्देश्य के आधार पर होता है, न कि इस आधार पर कि उस उद्देश्य की पूर्ति में वह कामयाब कितना रहा। उद्देश्य यह था कि विद्रोह करने वाले लोग पूरे भारत को आजाद करना चाहते थे, सिर्फ उस क्षेत्र को आजाद नहीं करना चाहते थे जिस क्षेत्र में विद्रोह प्रबल था, यानी दिल्ली से दानापुर के बीच में। उद्देश्य ये पूरे भारत को आजाद कराने का रखे थे, तो उसमें सेना के तीनों रेजिमेंट के लोग शामिल होंगे, उसमें हिंदुस्तान के तमाम राजा शामिल होंगे, हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्र की जनता शामिल होगी, उसमें मध्यवर्गीय लोग भी शामिल होंगे। अतः इसे हम राष्ट्रीय कह सकते हैं। प्रथम राष्ट्रीय कहने के पीछे का तर्क क्या है भाई? तो प्रथम राष्ट्रीय कहने के पीछे का तर्क यह है कि विद्रोह तो अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना के साथ ही अनेक अनेक होने लगे थे। अनेक विद्रोह हुए, किंतु उन विद्रोहों का स्वरूप ऐसा था कि किसी एक क्षेत्र तक सीमित था। किसी एक क्षेत्र तक सीमित रहने का यह मतलब नहीं है कि विद्रोह सिर्फ उसी क्षेत्र में हुआ। उस क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र को आजाद करने के लिए विद्रोह किया था। उनका उद्देश्य ही ये नहीं था कि वो देश को आजाद करना चाहते हैं। उनके राजनीतिक कॉन्शियसनेस में देश था ही नहीं, भारत था ही नहीं। जैसे मान लो संथाल परगना में विद्रोह हुआ, या कोल विद्रोह हुआ, या भील विद्रोह हुआ, या रंगपुर के किसानों का विद्रोह हुआ, या फिर ऐसे और छोटे मोटे कुछ बड़े विद्रोह भी हुए, तो क्या उन विद्रोहियों के दिमाग में भारत एज ए नेशन का पॉलिटिकल विचार था? तो नहीं था। वो अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करना चाहते थे, लेकिन कहां से? तो अपने कबीलाई क्षेत्र से या अपने प्रदेश से, जो छोटा प्रदेश होता था। 57 के विद्रोही क्या चाहते थे? ब्रिटिश सरकार का अंत करना चाहते थे। कहां से? संपूर्ण भारत से, संपूर्ण भारत से। दूसरी बात यह कि इसे हम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? तो राष्ट्रीय होना और स्वतंत्रता संग्राम होने के बीच में एक अंतर है। स्वतंत्रता संग्राम का दो डायमेंशन है। एक है कि वह संग्राम जो ब्रिटिश सरकार का अंत कर दे, तो इससे भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। और दूसरा है कि वह संग्राम जो भारत के लोगों को स्वतंत्रता दे। भारत के लोगों को स्वतंत्रता दे का मतलब है कि जिसमें भारत यदि आजाद भी हो जाए तो आजाद भारत किसी मनमर्जी से शासन चलाने वाले राजा के अधीन न जाए, बल्कि शासन उनके हाथ में जाए जो जनता के पॉलिटिकल राइट्स को माने, जनता के कई सारे अधिकार हों जिनकी रक्षा हो। क्या ये वाली भावना 57 के विद्रोह में थी?
तो हम कहते हैं कि ये वाली भावना बहुत विकसित स्तर पर तो नहीं थी, लेकिन ये भावना अनुपस्थित भी नहीं थी। बहुत विकसित स्तर पर तो नहीं थी। वो जैसी भावना हमें अमेरिका की क्रांति में दिखती है, या जैसी भावना हमें फ्रांस की क्रांति में दिखती है, या जैसी भावना हमें आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के संघर्षों के दौरान दिखती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि 57 का विद्रोह कामयाब हो गया होता तो हम वैसा ही संविधान बनाने में कामयाब हो गए होते जैसा कि संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। वैसा संविधान हम 1857 के विद्रोह की कामयाबी के बाद तो नहीं बना पाते। लेकिन बावजूद इसके हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता की भावना, नागरिक स्वतंत्रता की भावना अनुपस्थित थी। और उसका एक प्रमाण मैंने ये बताया आपके अभी जो मैंने लिखवाया उसमें, कि ऊपर से तो देखने में लगता है कि नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर के हाथ में था और वही इस विद्रोह में राजा है, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में है? तो 10 सदस्यीय बोर्ड के हाथ में है। 10 सदस्यों वाला एक बोर्ड है, वही बोर्ड असली निर्णय लेता है। वो बोर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? उस बोर्ड का गठन कैसे हुआ, उस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, इसको समझो। तो उस बोर्ड को इस तरीके से गढ़ा गया है कि यह सैनिकों और असैनिकों का प्रतिनिधित्व करता है। दिस बोर्ड रिप्रेजेंट्स द मिलिट्री एंड द कॉमन पॉपुलेस। यह बोर्ड सेना और असैनिक समाज के सामान्य लोगों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात है कि इस बोर्ड का गठन किसने किया है? क्या बहादुर शाह जफर ने किया है? तो नहीं, बोर्ड का गठन तो विद्रोह करने वाले लोगों ने किया है। तीसरी बात, इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? क्या राजा होगा या राजा के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति होगा? तो नहीं, इस बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के सदस्य लोग आपस में ही मत देकर तय करते थे। इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष था मिर्जा मुगल, बहादुर शाह जफर का बेटा, लेकिन बोर्ड के सदस्यों ने उसे उपयुक्त नहीं माना और उसे हटा दिया। उसके जगह पर किसको बनाया अध्यक्ष? तो बख्त खान को। वो बख्त खान जो एक फौजी था, सूबेदार था, उसे इन्होंने अपना नेता बना लिया। तो एक शाहजादा को अपदस्थ करके उसके जगह पर किसको बिठाया? एक सूबेदार जैसे पद के अधिकारी को, यानी कि दरोगा के लगभग के बराबर के अधिकारी को। तुम ये सोचो कि जिस बोर्ड के हाथ में सारी शक्ति है, बहादुर शाह जफर जिसके कहे मुताबिक काम करते हैं, उस बोर्ड में जन भागीदारी उस तरीके के तो नहीं है कि जैसे आज पार्लियामेंट में होता है, जनता वोट देती है और वोट से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और उनसे संसद बनती है। क्योंकि विद्रोह के दौर में क्या यह संभव था? आज भी जबकि दुनिया के देशों में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, डेमोक्रेसी मौजूद है, तभी यदि इमरजेंसी की स्थिति आती है तो संसद सस्पेंडेड हो जाती है, कई सारे मूलभूत अधिकार सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो विद्रोह के दौर में हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके प्रतिनिधियों की व्यवस्था कीजिए। लेकिन विद्रोह करने वाले की मनसा देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि उन्होंने असली शक्ति एक बोर्ड के हाथ में रखा और बोर्ड के सदस्य जनता और सेना को रिप्रेजेंट करते थे। बोर्ड में सदस्य कौन बनाया? तो विद्रोहकर्ताओं ने बनाया। और बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? तो जिसको ये सदस्य चुनेंगे। तो बहादुर शाह जफर की क्या भूमिका होगी? इस बोर्ड के मुताबिक लिए गए फैसलों के ऊपर हस्ताक्षर करना और मोहर लगाना। तो असली नेतृत्व जिसके हाथ में है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें स्वतंत्रता की चेतना थी। तो सीमाएं भले कुछ थी, लेकिन स्वतंत्रता की चेतना अनुपस्थित नहीं थी, नागरिक अधिकारों की चेतना अनुपस्थित नहीं थी। दैट्स इट।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को यदि 57 के विद्रोह के स्वरूप से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आपका स्वागत है। 57 के विद्रोह से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आपका स्वागत है। क्वेश्चन तो सिंपल यही रहेगा कि 57 का विद्रोह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, इसी के ऊपर चर्चा करना है। 57 का विद्रोह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये क्वेश्चन है। विमर्श करें, प्रकाश डालें, जांच करें, परीक्षण करें, कुछ भी शब्द पीछे में दिया जा सकता है। मैंने आपको इसके सभी पहलू पढ़ा दिया, लिखा दिया, समझा दिया। अपनी ओर से समाप्त घोषित कर देता हूं। क्वेश्चन कुछ भी हो तो पूछ सकते हो। इसमें भक्ति मूवमेंट क्यों पढ़ाएंगे भैया? चलो आगे बढ़ो। अब विद्रोह का परिणाम। विद्रोह का परिणाम। अब ये पूछ रहा है कि वो 10 सदस्य कौन थे। यार तुम 10 सदस्य का नाम जान के इसके ऊपर पीएचडी करोगे? कल को ये पूछेगा कि जालियांवाला बाग कांड में जितने लोग मारे गए थे उन सबों का नाम बताइए। क्या क्या पूछता है तुम लोग? कल को ये पूछेगा कि सर 1876 के अकाल में जो लोग मरे थे उनका नाम बताइए। परीक्षा में पूछा गया सवाल नहीं देखते हो क्या कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसी तैयारी करनी चाहिए? बाकी तो मैंने बता ही दिया कि भैया वो जो 10 सदस्यीय बोर्ड के लोग हैं वो जनता और सेना के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको विद्रोह करने वाले लोगों ने ही बनाया है। मूल रूप से तो सैनिकों ने ही बनाया है। अपनी पृष्ठभूमि में वो कौन थे, क्या थे, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब आगे विद्रोह का परिणाम। परिणाम में देखेंगे कि पहला पॉइंट, तत्काल यह विद्रोह असफल रहा। असफल रहा। यह विद्रोह असफल रहा क्योंकि भारत को आजाद करना चाहते थे। आप भारत को आजाद नहीं कर पाए। भारत तो छोड़िए, भारत का कोई एक क्षेत्र भी आजाद नहीं हुआ, तो विद्रोह नाकामयाब हुआ। तब कहते किंतु किंतु निष्प्रभावी नहीं रहा। लक्ष्य की प्राप्ति करने में भले कामयाब ना हुआ हो, लेकिन परिणाम तो पैदा किया ही है। इसीलिए मैंने कहा कि विद्रोह असफल जरूर हुआ है लेकिन निष्प्रभावी नहीं, प्रभाव जरूर पैदा किया। तब आप बताएंगे क्या प्रभाव पैदा किया? क्या प्रभाव पैदा किया? पहला प्रभाव कि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता अपने हाथ में लिया। अपने हाथ में लिया। बल्कि इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने तत्काल सत्ता अपने हाथ में ले लिया। जो पहला लाइन लिखा और बाद में जो दो शब्द जोड़ा,
इन दोनों में अंतर यह है कि पहला लाइन जब हम लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता अपने हाथ में लिया, तो ये बोध होता है कि 57 का विद्रोह यदि नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त नहीं होती। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि 57 का विद्रोह हुआ। लेकिन जब हमने ये दो शब्द जोड़ दिया, तत्काल और ले, तो इसका मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त तो होने ही वाली थी, लेकिन हो सकता है कि वो 2-4-10 वर्षों के बाद होती, लेकिन विद्रोह हो गया तो तत्काल समाप्त हो गई सत्ता, ये वाली बात। अब इसमें देखो कि तुम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया, और इसे और एक्सप्लेन करते तुम, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता तो लगातार उसके हाथ से निकल रही थी, और 1853 में तो यह भी नहीं कहा गया था कि अगले 20 वर्षों के लिए आपको चार्टर दिया जाएगा, यानी कि सत्ता अब कुछ वर्षों में समाप्त तो होने ही वाली थी। 57 का विद्रोह हुआ तो सत्ता तत्काल समाप्त हो गई। इतना एक्सप्लेन करने का मौका आपको हर प्रश्न के उत्तर में तो नहीं मिलेगा, तो कभी कभी आप जितना जानते हैं उतना लिखना जरूरी नहीं है। आपको संकेत में अपनी बात कहने का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे छोटी बात हमने कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार ने तत्काल सत्ता अपने हाथ में ले लिया, बस यही दो शब्द काम कर दिया मेरा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति बदल गई। नीति बदल गई। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति बदल गई। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि 57 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की सरकार ने यह तय किया कि हम रियासतों को आश्वासन दें कि भैया तुम हमारी अधीनता में बने रहो, हम तुम्हारे रियासत का, मैंने तुम्हारे राज्य का विलय नहीं करेंगे, और हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी हमारी नीति है कि हम विलय न करें और हम हस्तक्षेप न करें। यदि तुम ठीक से शासन चलाते रहोगे तो हम अपनी नीति के मुताबिक ही व्यवहार करेंगे। तुम जब तक कि कुछ अतिरिक्त रूप से बहुत बुरा काम न कर दो तो हम विलय नहीं करेंगे और हम हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। और यही नीति 1858 के बाद से लेकर 1947 तक चलती रही है। यही नीति चलती रही। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है कि रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति बदल गई। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति बदल गई। क्लियर है? अगला पॉइंट, सैनिक, न्यायिक, एवं विधिक क्षेत्र में भी सुधार हुआ। सैनिक, न्यायिक एवं विधिक क्षेत्र में भी सुधार हुआ। सैनिक, न्यायिक और विधिक क्षेत्र में भी सुधार हुआ। इसको समझो, सैनिक क्षेत्र में क्या सुधार हो रहा है? तो आपको याद होगा जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था
और मैंने उसमें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था, तो बताया था कि इस विद्रोह के बाद एक पिल कमीशन का गठन किया गया था, और पिल आयोग ने कुछ सुझाव दिया था। तो पिल आयोग वाला ही मामला यहां पर आपको बताना है। याद दिला देता हूं, लिखना जरूरी नहीं है, कि पिल ने कहा था कि भैया बंगाल के रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, अतः उस रेजिमेंट के अंदर विद्रोह की भविष्य की संभावना भी मानकर चलो, और कोशिश यह करो कि उसके अंदर जहां तक हो सके अंग्रेजों की संख्या बढ़ाओ। अनुपातिक वृद्धि की बात कही गई। अनुपातिक वृद्धि के बाद यह बात कही गई कि रेजिमेंट का जातीयकरण कर दो। गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, इस तरीके का यदि रेजिमेंटेशन करोगे तो उनमें जातीयता और क्षेत्रीयता का भाव प्रबल हो जाएगा, और यदि यह भावना प्रबल हो गई तो राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाएगी। यह भी कहा गया कि भारतीय लोगों को तोपखाना से दूर रखो, कि कल को यदि विद्रोह करें भी तो फिर सबसे जो घातक हथियार है वो उनके हाथ न लगे। तुम गोलियां चलाओगे, हम तोप से उड़ा देंगे, ये वाली बात है। और अंग्रेजों की सरकार ने इसी अनुशंसा के आधार पर आगे चल के काम भी किया, तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। उसके बाद तब न्यायिक सुधार के तहत क्या कहानी है भैया? न्यायिक सुधार के तहत भी कहानी मैं आपको पीछे क्लास में पढ़ा चुका हूं। न्यायिक सुधार के तहत यह बात कही गई कि एक तो हाई कोर्ट एक्ट आया, हाई कोर्ट एक्ट आया था, हाई कोर्ट एक्ट 1861। याद होगा आपको कि मैंने पढ़ाया था कि हाई कोर्ट के अंदर सदर दीवानी, सदर निजामत और सुप्रीम कोर्ट को क्लब कर दिया गया, मिला दिया गया, और सब के सब आ गए हाई कोर्ट के अंदर। दूसरी बात यह कि आपको यह भी मैंने पढ़ाया था कि 57 के विद्रोह के बाद विधि के संहिताकरण में तेजी आ गई। विधि के संहिताकरण में तेजी आ गई। जिसके तहत आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 तैयार हुआ। फिर आगे चलकर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तैयार हुआ, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तैयार हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, ये सब तैयार हुआ। तो 57 के विद्रोह के बाद तेजी से विधि के संहिताकरण में कार्य किया गया। इसके बाद फिर देखोगे कि 1861 का एक्ट आया। 1861 का एक्ट आया। 1861 के एक्ट में यह कोशिश की गई कि भारतीयों को भी सरकार के विधायी परिषद में स्थान दिया जाए। 1861 में भारतीयों के लिए विधायी परिषद में स्थान का मार्ग खुल गया। एक मार्ग खुल गया। 1861 में भारतीयों के लिए विधायी परिषद में स्थान का, ठीक है।
अब अगला मुद्दा क्या है परिणाम में? सरकार ने कंपनी की रक्षा, कंपनी के शासन की रक्षा, कंपनी के शासन की रक्षा के लिए ऋण लिया, फिर उसकी सत्ता समाप्त करने के बदले क्षतिपूर्ति दिया, इससे धन निष्कासन को बल मिला, इससे धन निष्कासन को बल मिला, इससे धन निष्कासन को बल मिला, धन निष्कासन को बल मिला। मतलब ऐसे समझो कि सरकार किसकी थी विद्रोह के समय में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ तो विद्रोह का दमन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सैनिक चाहिए, उनके साजो सामान चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा ऋण लिया गया, ऋण लिया गया तो उसका तो भुगतान होगा। इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी की सरकार समाप्त कर दिया और सरकार ले लिया अपने हाथ में, तो फिर ऋण किसके हाथ में चला गया? नई वाली सरकार के हाथ में। तो नई वाली सरकार उस ऋण का भुगतान करेगी ब्याज सहित। इंग्लैंड से ऋण लिया गया तो इंग्लैंड की ओर ऋण का भुगतान जाएगा ब्याज सहित। अब बताइए कि भारत के ही द्वारा भारत की सरकार के खिलाफ विद्रोह करके भारत को आजाद करने की कोशिश की गई, उसी विद्रोह का दमन करने के लिए, माने राष्ट्रीय विद्रोह का दमन करने के लिए इंग्लैंड से पैसा लाया गया और फिर उस पैसे के बल पर विद्रोह का दमन कर दिया गया और फिर भारत से पैसे की वसूली करके ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। धन का निष्कासन हुआ कि नहीं? ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हुआ, इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उसे पैसे दिए गए। लेकिन पैसा किसने दिया? पैसा दिया भारत की सरकार ने, भारत के खजाने से। भैया नई सरकार आ गई, इससे भारत की जनता को क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। लेकिन भारत की जनता को ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति की क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करना पड़ा अपने बजट से, अपने रेवेन्यू से। और इस तरीके से भारत से पैसा जा रहा था इंग्लैंड की ओर, इंग्लैंड से आ रहा था कुछ भी नहीं। ये क्या हो गया? धन का निष्कासन। इसके बाद फिर क्या है? 57 के विद्रोह के बाद सरकार ने समाज सुधार का मार्ग प्राय छोड़ दिया। प्राय छोड़ दिया और बांटो एवं राज करो की ओर मुड़ गई। बांटो और राज करो की ओर मुड़ गई।
आप देखोगे कि 1857 के विद्रोह के पहले अंग्रेज सरकार ये कह रही थी कि हम भारत को आधुनिक बनाना चाहते हैं, इसके लिए नई शिक्षा लेकर आ रहे थे, तो इसके लिए सती प्रथा में उन्मूलन कर रहे थे, तो इसके लिए दास प्रथा का उन्मूलन कर रहे थे, तो नरबली का उन्मूलन कर रहे थे, तो कन्या शिशु हत्या पर रोक लगा रहे थे, तो विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन 57 के विद्रोह के बाद में इन्होंने ये देखा कि भैया भारत के परंपरागत वर्ग के लोगों को हम नाराज करेंगे तो हमको इसका नुकसान होगा, तो इस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने समाज सुधार के कार्यक्रमों से अपना हाथ वापस खींच लिया। 57 के विद्रोह के बाद पहला सुधार का कार्यक्रम जो आया अंग्रेजों की ओर से, वह है 1891 ईस्वी का एज ऑफ कंसेंट बिल। 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल और 57 के विद्रोह के बीच में सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं, मैंने समाज सुधार का कोई भी एक्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या कि सरकार अब समाज सुधार के कार्यक्रमों से तौबा करने लगी, कदम पीछे खींचने लगी, डर गई थी। इसके बाद फिर रेल, डाक तार के विकास में तेजी आई, विकास में तेजी आ गई। रेल, डाक और तार के विकास में तेजी आ गई का मतलब क्या हुआ कि विद्रोह के दौर में जहां पर इनकी उपस्थिति मौजूद थी वहां पर सरकार को दमन करने में तेजी से कामयाबी मिली। तो जब इनकी उपस्थिति ने विद्रोह के दमन में इन्हें कामयाब किया, तो सरकार को लगा कि यदि हमने और बड़े पैमाने पर रेल, डाक, तार का विकास किया तो फिर हम आगे चलकर भी किसी भी प्रकार के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर पाएंगे। ये कहानी है। तब अगला पॉइंट है कि 57 के विद्रोह के बाद भारतीय राजा प्रायः सरकार के प्रति वफादार रहे। भारतीय राजा प्रायः सरकार के प्रति वफादार रहे। सैनिक विद्रोह भी 1946 के पहले कभी नहीं हुआ, 1946 के पहले नहीं हुआ। इसलिए आगे का राष्ट्रीय नेतृत्व, आगे की राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व, आगे की राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व, आगे की राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व, राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व मध्यवर्गीय लोगों के हाथ में आ गया, मध्यवर्गीय लोगों के हाथ में आ गया। इसका मतलब समझिए कि भारत का जो समाज है उस समाज में रजवाड़े लोग इसके पहले नेतृत्व किया करते थे, या फिर सैनिक लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। किंतु जब 57 के विद्रोह के बाद में रजवाड़े लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए और सैनिकों ने 46 के पहले कोई विद्रोह किया नहीं, तो फिर राष्ट्रीय राजनीति
किसके हाथ में जाएगी? तो राष्ट्रीय राजनीति 57 के विद्रोह के बाद मध्यवर्गीय लोगों के हाथ में आ गई और उन मध्यवर्गीय लोगों ने 1920 ईस्वी से एक बड़ा पड़ाव पार किया। वो ये कि जब गांधी जी नेतृत्व करता हो गए तो उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों को अपने आंदोलन के साथ जोड़ लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथ में आया, इसमें 57 के विद्रोह की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि 57 विद्रोह न होता तो भारतीयों के नेतृत्वकर्ता के रूप में फिर से सैनिकों या रजवाड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती थी। लास्ट पॉइंट, 1857 का विद्रोह राष्ट्रवाद के लिए लड़ने मरने का प्रतीक बन गया। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रेरित किया। इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रेरित किया यानी लोगों को यह लग रहा है कि राष्ट्र के लिए लड़ा जा सकता है, राष्ट्र के लिए मरा जा सकता है, यदि हमें अपने देश को गुलामी के बंधन से मुक्त करना है, यदि हमारे देश और देश के लोगों के जीवन में गुणात्मक सम्मानजनक परिवर्तन लाना है, तो हमें दुश्मन की पहचान करके उसका मुकाबला करना होगा। उनके खिलाफ लड़ते हुए जरूरत पड़े तो सभी प्रकार का त्याग और बलिदान करना होगा। हमारे पूर्वज कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। इस तरह की बात। अब इसको और आगे बढ़ाइए इसी पॉइंट को। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर 1857 का प्रभाव ज्यादा था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर 1857 का प्रभाव ज्यादा था। ये प्रायः भारतीय सेना के राष्ट्रीयकरण के रास्ते, भारतीय सेना के राष्ट्रीयकरण के रास्ते भारत की आजादी की लड़ाई चलाने की बात करते थे। आजादी की लड़ाई चलाने की बात करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी के अंतर्गत या अंदर झांसी रेजिमेंट
सुभाष चंद्र बोस भी इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर झांसी रेजिमेंट बनाए थे, और बहादुर शाह जफर की समाधि पर श्रद्धांजलि देने गए थे। समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए रंगून गए थे। जली देने रंगून गए थे। बहादुर शाह जफर की समाधि पर श्रद्धांजलि देने रंगून गए थे। श्रद्धांजलि देने रंगून गए थे। श्रद्धांजलि देने रंगून गए थे। कुल मिलाकर देखो तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 57 के विद्रोह के प्रभाव को देखोगे ना, तो आपको ये समझना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो अब आगे का आपका टॉपिक है, उसकी कुल मिला के 2 धाराएं थी। एक धारा थी इवोल्यूशनरी, जो कहती है कि धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ेगा और भारत आज़ादी की ओर बढ़ेगा। एक थी रेवोल्यूशनरी, जो कहती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ो, उन्हें हराओ और भगाओ। रेवोल्यूशनरी लोगों में जैसे सावरकर थे, या भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस भी उसी कैटेगरी में शामिल हो गए थे, मास्टर सूर्य सेन थे। इन लोगों की जो धारा थी वो ये कहती थी कि यदि भारत को आज़ाद करना है तो अंग्रेजों से लड़ना होगा। लड़ने के लिए सेना कहाँ से लाओगे? तो कहते थे कि 57 के विद्रोह में जिस तरीके से भारत के सैनिकों ने राष्ट्रीय सैनिक का रूप धारण कर लिया था, उसी तरीके से हमें भी राष्ट्रीय सैनिक का रूप तैयार करना चाहिए। अपनी सेना के लोगों को, जो ब्रिटिश सेना है, बेसिकली ब्रिटिश सेना जो भारत की सरकार की सेना है, उस सेना के अंदर जो भारतीय लोग शामिल हैं, उनको राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ना है, और राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ना है और जोड़कर उनको अपनी सेना बना लेना है, और उन्हीं के बल पर हमें अंग्रेजों को युद्ध में पराजित कर देना है, और देश की जनता इसमें और भी तरीके से सपोर्ट करेगी। ये रणनीति किनकी होती थी? तो क्रांतिकारियों की होती थी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि क्रांतिकारियों ने तो 57 के विद्रोह को और भी ज्यादा सीरियस तरीके से लिया। कहानी खत्म हो जाती है। इतने के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा परिणाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोगों को यदि किसी भी बिंदु पर पूछने का प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। संतावन के विद्रोह के पूर्व के विद्रोह हमारे लिए जरूरी है। 57 के विद्रोह के पहले के विद्रोह आपके लिए मेंस में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। पीटी के लिए आप पुराण का नोट्स देख लेंगे तो उतना ही हो जाएगा। विद्रोहों का क्रम जान लीजिए, विद्रोह और उसका नेता जान लीजिए, विद्रोह और उसका क्षेत्र जान लीजिए। विद्रोह और क्षेत्र, विद्रोह और नेता, और विद्रोह और उनके क्रम। जैसे आप लोगों को मैंने नील विद्रोह बता दिया, आपको मैंने पावना विद्रोह बता दिया, आपको मैंने दक्कन का विद्रोह बता दिया, सब बता दिया है। तो इसी तरीके से आपको विद्रोहों का अध्ययन करना होगा। सूबेदार मतलब दरोगा, हाँ ठीक है। 57 का विद्रोह हमारे लिए, अच्छा बता चुका। इसमें कमी क्या थी? मैंने बताया तो नेतृत्व कमजोर था, योजना नहीं थी, यही सब कमी थी। क्षेत्रीय विद्रोह, क्षेत्रीय सीमाएं थी, वर्गीय सीमा थी, मध्य वर्ग के लोग शामिल नहीं थे, सब तो सीमा ही थी। क्रांति और विद्रोह में क्या फर्क होता है आगे चलकर देखेंगे। गुरुजी, क्या लक्ष्मीबाई का इसमें भाग लेना अपना स्वयं का कारण था? शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, लेकिन क्या होता है कि विद्रोह के दौरान लक्ष्मीबाई का जो व्यक्तित्व उभर कर आया वो काफी उल्लेखनीय है और आदरणीय है। आप व्यक्तियों को
एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़िएगा ना तो आप इतिहास नहीं समझ पाइएगा। फिल्मों के नायक खलनायक की तरह आप इतिहास के पर्सनालिटीज को पढ़ने लगिएगा। लक्ष्मीबाई के बारे में ये सच है कि वह एक वीरांगना स्त्री थी। सोचो तुम कि उस युग में एक वीरांगना स्त्री के रूप में उनका उभार उनके ऊपर कितने प्रकार के प्रश्न खड़ा करता होगा। ये सोचो कि इसके बाद एक स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसका बेटा नहीं है, वह स्त्री राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है और अंग्रेजों के साथ में लगातार संपर्क में है, सौदेबाजी कर रही है, अपने अधिकार के लिए लड़ती हुई स्त्री कितनी महत्वपूर्ण है। और फिर जब अंग्रेजों ने उनकी बात स्वीकार नहीं किया तो उसके बाद उन्होंने समर्पण तो नहीं किया, तब संघर्ष में भागीदारी किया और हाथ में तलवार लेकर युद्ध में उतर गए और युद्ध में लड़ते हुए शहादत दे दी। किसी बच्चे ने कहा था कि झलकारी बाई मरी थी क्या या लड़ी थी क्या लक्ष्मीबाई की जगह पर। अरे भाई, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की सहयोगिनी थी और लक्ष्मीबाई भी लड़ रही हैं, झलकारी बाई भी लड़ रही हैं। अंग्रेजों को एक जगह चकमा देने के लिए झलकारी बाई लक्ष्मीबाई के रूप में लड़ी है, ये सही है। लेकिन तुम तो गलत तरीके से पूछ रहे हो। तुम तो पूछ रहे हो कि लक्ष्मीबाई के जगह पर क्या झलकारी बाई लड़ी थी, मतलब लक्ष्मीबाई नहीं लड़ी थी क्या? ऐसी बात नहीं है भैया। युद्ध के दौरान कई दफा आप अपने दुश्मन को चकमा देते हैं। चकमा इसलिए भी दिया जाता है कि लक्ष्मीबाई तो रानी है ना, रानी के मरते हुए युद्ध खत्म हो जाएगा, रानी के मरते युद्ध खत्म हो जाएगा। रानी जिंदा रहेगी तो युद्ध, आज आप हार भी जाएंगे तो भी संग्राम जिंदा रहेगा। तो इसलिए जब घिरती है सेना और मुकाबला मुश्किल होता है तो रानी को कहा जाता कि आप निकल जाइए इस पैसे से, हम अंग्रेजों को भ्रम देंगे कि अभी आप मैदान में डटी हुई हो। झलकारी बाई ने यही भूमिका निभाया था। झलकारी बाई को इतिहास में जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत अभी तक नहीं मिल पाई है। वैसे एक बात सच है कि हिंदुस्तान का इतिहास इतना विशद, इतना गहन, इतना ज़्यादा व्यापक हो जाएगा कि आप बच्चों के सिलेबस के लिए ही मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए सभी नायक नायिकाओं को उचित स्थान स्कूल के पाठ्यक्रमों में देना संभव नहीं है, किंतु रिसर्चर को इनके ऊपर काम करना चाहिए। रिसर्चर को काम करने के अलावे भारत के आम लोगों तक ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्तियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर जानकारी क्लास 10 के बच्चों को ही दी जाए। यदि क्लास 10 के बच्चों को देने में भी इस तरह के व्यक्तित्व को अकोमोडेट कर सकें तो करना चाहिए। ये भी जरूरी है कि हिंदुस्तान में जो वो लोग हैं जिन्हें कि हमने सबाल्टर्न कैटेगरी में धकेल दिया है, पिछले पायदान में धकेल दिया है, उस पायदान के जो नायक नायिका हैं उनको यदि हम बाहर निकाल कर लाते हैं तो इससे सोसाइटी के अंदर इंक्लूसिवनेस और बढ़ेगा, सोसाइटी के अंदर मेल मिलाप की भावना बढ़ेगी। आप जब भुवन और कचरा के संयोग से कैप्टन रसल की टीम को हराएंगे तो भुवन और कचरा सिर्फ इतिहास के दो पात्र बन के नहीं रह जाएंगे, आपके समाज के अंदर जो अलग अलग श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के लोगों के बीच में आपस में सहयोग और सौहार्द का भाव बढ़ेगा और इसी से राष्ट्र मजबूत होगा है। ठीक है, अब आगे। धन्यवाद सूरज बेटा, धन्यवाद। चलिए 57 के विद्रोह के टॉपिक को मैं समाप्त घोषित करता हूं और इसके बाद आप लोगों को ले चलता हूं अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के आगे के टॉपिक की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत क्या है?
लिखो, इसका एक सामान्य परिचय लिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ाऊंगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक एकता आई। उसे रेल, डाक कार आदि ने यातायात संचार के माध्यम से और भी नजदीक ला दिया। रेल, डाक, तार आदि के यातायात संचार के माध्यम से और भी नजदीक ला दिया। इस दौरान भारत का आर्थिक एकीकरण भी बढ़ा। अंग्रेजी शिक्षा ने पूरे भारत में मध्यवर्गीय लोगों का संपर्क और संवाद संभव कर दिया। पूरे भारत में मध्यवर्गीय लोगों का संपर्क और संवाद संभव कर दिया। आप चेंज कर दीजिए। भारत के इस निर्माण के क्रम में समाज सुधारकों, उस युग के साहित्य और प्रेस ने आपसी एकता और राष्ट्रवाद के भाव को जन्म दिया। एकता और राष्ट्रवाद के भाव को जन्म दिया। इसी दौरान प्रेस ने ब्रिटिश शासन के शोषण, दमन और नस्लभेद के साम्राज्यवादी चरित्र को भी उभारा। अठारह सौ पचासी ईस्वी में कांग्रेस के जन्म के पहले 1885 ईस्वी में कांग्रेस के जन्म के पहले
1885 ईस्वी में कांग्रेस के जन्म के पहले 1885 ईस्वी में कांग्रेस के जन्म के पहले भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे प्रबल ध्वनि प्रेस ही थी। भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे प्रबल ध्वनि के रूप में प्रेस ने ही काम किया। सबसे प्रबल ध्वनि के रूप में प्रेस ने ही काम किया। जिसके तहत अमृत बाजार पत्रिका का नाम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। जिसके तहत अमृत बाजार पत्रिका का नाम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। इस क्रम में हम और भी राष्ट्रवादी अखबारों का नाम ले सकते हैं। इस क्रम में हम और भी राष्ट्रवादी अखबारों का नाम ले सकते हैं जिन्होंने 85 के पहले और बाद में अपनी भूमिका निभाया। जिन्होंने 85 के पहले और बाद में भी अपनी भूमिका निभाया। जैसे कि बंगाली, मराठा, केसरी, द हिंदू, बंगाली, मराठा, केसरी, द हिंदू, हिंदुस्तान, अल हिलाल, इंडियन ओपिनियन, वंदे मातरम, द ट्रिब्यून, और एक जो जवाहरलाल नेहरू निकालते थे, क्या नाम था जिसको लेकर विवाद होता रहता है, आप लोग बताइए। जवाहरलाल नेहरू वाला कौन सा अखबार था जिसको लेकर विवाद हुआ? कोई बता सकता है? जिसको लेकर आजकल वो लोग कहते हैं कि नेहरू गांधी फैमिली ने उसका लाभ उठाया वगैरह वगैरह। अरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी किताब है भैया। बंगाल गजब तो शुरुआत दौर का अखबार है, उसका नेशनल मूवमेंट में कोई योगदान थोड़े है। भारत एक खोज एक किताब का नाम है कुणाल बाबू। मैं कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने एक अखबार निकाला था जिस अखबार को लेकर पिछले दिनों खूब पूछताछ हुई है। सोनिया गांधी से हुई है, राहुल गांधी से हुई है। ईडी ने जो पूछताछ किया था वही तो बात है। नेशनल हेराल्ड।
नेशनल हेराल्ड। बात हमारी पूरी होगी। हेराल्ड न्यूज नहीं, नेशनल हेराल्ड। अब देखो, बंगाली निकालते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मराठा और केसरी है तिलक जी का, द हिंदू अय्यर निकालते थे, हिंदुस्तान अखबार पहली बार निकाला गया था एक पार्टी बनी थी असहयोग आंदोलन के बाद, जिस पार्टी का नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। लोकप्रिय रूप से उसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। स्वराज पार्टी के द्वारा अल हिलाल अखबार निकाले थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। इंडियन ओपिनियन पेपर था गांधी का, नहीं गांधी का इंडियन ओपिनियन है, बाद में यंग इंडिया भी हुआ है, फिर हरिजन हो गया है। वंदे मातरम निकाले थे अरविंद घोष। अरविंद घोष। और फिर उन्हीं के तर्ज पर निकाली है मैडम कामा। मैडम कामा, भीखाजी कामा। ट्रिब्यून है लाला हरदयाल से, क्या कहते हैं, लाला हंसराज के ग्रुप के लोग थे, फिर हरदयाल साहब थे, उन्होंने निकाला है। तो इस तरीके से कई सारे अखबार निकले जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान किया। मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि 57 के विद्रोह के पहले राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे प्रबल ध्वनि अखबार है, ओहो 1885 बोलना चाहता था मैं, गलत से एक वर्ड बोल गया। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, तब तक राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे प्रबल ध्वनि पेपर ही हुआ करता था। लेकिन जब 1885 में कांग्रेस बन गई तो राष्ट्रीय आंदोलन ज्यादा संगठित हो गया। संगठित हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि फिर पेपर की भूमिका खत्म हो गई, तब पेपर की भूमिका सहायक में हो गई। तब भी मराठा और केसरी का योगदान है, तब भी अमृत बाजार पत्रिका का योगदान है, तब भी ट्रिब्यून का योगदान है, द हिंदू का योगदान है, तब भी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन का योगदान है, तब भी नेशनल हेराल्ड है, तब भी अल हिलाल है, तब भी हिंदुस्तान है। सबका योगदान तब भी होता रहता है। लेकिन हां, राष्ट्रीय आंदोलन जिसके नेतृत्व में आ गया वह अब संगठन है, न कि प्रेस है। प्रेस की भूमिका सहायक की हो गई। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट इसी में। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया है? हमने आपको पढ़ाया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की एकता तो ब्रिटिश शासन के दौरान हो गई, लेकिन राष्ट्रीयता की जो भावना है वो समाज सुधार आंदोलन ने, साहित्य ने, प्रेस ने पैदा किया। और उन्होंने, विशेषतः प्रेस ने, भारत के लोगों को बताया कि ये जो सरकार है वो शोषण कर रही है, दमन कर रही है, नस्लभेद कर रही है, इसका चरित्र साम्राज्यवादी है। यहां से उनके विरोध में लड़ने की चेतना उपजती है। मैंने कहा कि इसी चेतना के प्रसार का काम जब प्रेस कर रहा है तो 1885 के पहले तो लगता है कि सरकार के विरोध में जो सबसे प्रबल ध्वनि है वो प्रेस है। और 1885 के बाद प्रेस की भूमिका सहायक में चली गई और उसके स्थान पर संगठन की भूमिका ज्यादा निर्णायक हो गई। ठीक है, चलिए आगे लिखो। देखो, राष्ट्रवाद की भूमिका के प्रसार में, राष्ट्रवाद की भूमिका के प्रसार में समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार
आंदोलन, क्षेत्रीय भाषा के अखबार एवं साहित्य, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, आरंभिक स्तर पर बनने वाले राष्ट्रवादी संगठन, आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। इसको समझो थोड़ा। समाज सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद में क्या योगदान किया है, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। उन्होंने समाज के लोगों को यह बताया कि तुम जब तक भेदभाव और आपसी द्वंद्व और कलह का शिकार रहोगे, तुम्हारा परिवार एक ही नहीं हो पाएगा, तो राष्ट्र कैसे बनोगे। तो भैया तुम जाति और अन्य क्षेत्रों के आपसी झगड़े के ऊपर उठो। दूसरी बात यह कि इन्होंने भारतीयों को ये गौरव भी दिया कि तुम्हारी संस्कृति उतनी गई गुजरी नहीं है जितनी कि अंग्रेज बोलते हैं। तुम आत्मबल के साथ पश्चिमी लोगों के सामने खड़ा होकर कह सकते हो, जाओ हमारा अपना ही कुछ कम नहीं है। तीसरी बात कि समाज सुधारकों ने भारतीय लोगों को राष्ट्रवाद के विचार और नारे से भी तो सहयोग दिया। दयानंद सरस्वती जी तो कहते हैं कि स्वराज चाहिए, स्वदेशी चाहिए, जो आगे के राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बन गया। विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत ही तुम्हारी एकमात्र देवी, भारत ही तुम्हारी एकमात्र मूर्ति, उसी मूर्ति की पूजा करने के लिए तुम अपने आप को समर्पित कर दो। अगला 50 वर्ष तक तुम्हारे लिए भारत माता ही सर्वोपरि है। तो ऐसे में देखोगे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना में समाज सुधारकों की भूमिका बड़ी निर्णायक रही। उसके बाद तुमको यह दिखाई देगा कि क्षेत्रीय भाषा के अखबार और साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी भाषा के अखबार में इक्का दुक्का अखबार है जिसका योगदान है, लेकिन शुरुआती दौर में ज्यादा मुखर शब्दों में अंग्रेजों का विरोध कौन किया, तो क्षेत्रीय भाषा के अखबारों ने। इसीलिए ब्रिटिश सरकार को क्षेत्रीय भाषा के अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा। वर्नाकुलर माने क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा के प्रेस जो कि सरकार के लिए बहुत अधिक आलोचक हो रहे थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसमें कहा गया कि अखबार में कुछ भी छापने के पहले तुम सरकार के अधिकारियों के सामने अपने मटेरियल को रख दो। सरकार के अधिकारी यदि उसे ओके कर दे तो छापो, नहीं तो मत छापो। किंतु यदि तुम चाहो तो सरकार के अधिकारी को दिखाए बिना भी छाप सकते हो, लेकिन तब ऐसी स्थिति में
यदि तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा कंप्लेन आ गया कि आपने अपने अखबार में लिखकर सरकार का नाम बदनाम किया है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस विषय पर जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के संबंध में कलेक्टर के द्वारा दिया गया फैसला अंतिम फैसला होगा और उस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं किया जा सकेगा। ये सब कुछ आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भारत में पुरजोर विरोध हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने बंगाली नाम के अखबार में लिखा था कि गॉगिंग एक्ट, माने मुंह बंद करा देने वाला कानून है ये। तो यह आसमान से होने वाला एक वज्रपात है, इट्स थंडर फ्रॉम द ब्लू। लेकिन आपको यह समझना होगा कि सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसीलिए तो इंट्रोड्यूस किया क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा चिंता और डर हुआ करती थी। सरकार को सबसे ज्यादा चिंता और डर हुआ करती थी इससे, बोलो भैया। सरकार को सबसे ज्यादा चिंता हुआ करती थी, सरकार को सबसे ज्यादा डर हुआ करता था क्षेत्रीय भाषा के अखबारों से। उसमें सबसे घातक अखबार जो सरकार को लगता था वो था अमृत बाजार पत्रिका। अब मैंने अंग्रेजी शिक्षा बताया। अंग्रेजी शिक्षा के दौरान मैं पढ़ा चुका हूं कि इसका भारत के राष्ट्रवाद के साथ में क्या नाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तब आरंभिक स्तर पर बनने वाले राष्ट्रवादी संगठन, यानी 1885 के पहले जो संगठन बने हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, आदि। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने कि शुरुआती दौर में भारत में राष्ट्रवाद का अलख जगाया और इसी पृष्ठभूमि में आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ। इसकी कहानी अब, इसके आगे की कहानी अब कल करेंगे। अजित नहीं।